जय हिंद दोस्तों। मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में महत्तम समापवर्तक। क्या पढ़ना है? महत्तम समापवर्तक। जैसा कि हम पार्ट 1 में लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के बारे में अच्छा से समझ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में महत्तम समापवर्तक। क्या पढ़ेंगे? महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कोई एक संख्या है 12 है। 12 किस संख्या से कटती है? 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटेगा और 6 से और अपने स्वयं से यानी 12 से कटेगा। तो जिन जिन संख्याओं से 12 कटता है वे सभी संख्याएं 12 का अपवर्तक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 12 का अपवर्तक। जैसे कि हम परिभाषा के अनुसार लिखे हैं, अपवर्तक क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती है। तो यहां पे आपको देखना है कि यह परिभाषा है, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है 42 का अपवर्तक। 42 का अपवर्तक, 1 से 42 कट जाएगा, 2 से भी 42 कट जाएगा, 3 से भी 42 कट जाएगा और 6 से, 7 से, 14 से, 21 से और 42 से स्वयं कट जाएगा। तो यह सभी संख्याएं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 सभी संख्याएं 42 के अपवर्तक कहलाएंगे। सेम इसी प्रकार यदि 63 का अपवर्तक देखा जाए, 1, 3, 7, 9, 21 और 63, तो यह सभी संख्याएं 63 के क्या बोले जाएंगे? अपवर्तक बोले जाएंगे। अपवर्तक का मतलब यह होता है, ध्यान रखें, कि कोई संख्या ले ले और देखें कि उस संख्या में किस किस संख्या से भाग जा रहा है। यानी जिन जिन संख्याओं से यदि कट जाएगा तो समझिए वे सभी संख्याएं उसका क्या बोला जाएगा? अपवर्तक बोला जाएगा। आइए हम समझते हैं संख्याओं का म स ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का म स ज्ञात करना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ल स के बारे में बताया था। यदि आप पिछला वीडियो न देखे हों तो वह वीडियो अवश्य देखें। चलते हैं संख्याओं का म स ज्ञात करने में। हम पहली विधि सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। जैसे मान लिया जाए कि दो संख्याएं हमने ले लिया 36 एवं 60। 36 एवं 60। अब इनका हमें क्या निकालना है? म स निकालना है, लेकिन किसके अनुसार? गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे हम? पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। इसी प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 तेई 12 और 12 पचे 60। अब देखेंगे कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ? वह कौन सी संख्या हुई जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है? तो देख रहे हैं कि यहां पे 2 है, यहां पे क्या है? 2 है, इसमें और इसमें भी क्या है? 2 है। तो यह एक कॉमन बना, यानी यहां पे लिखेगा क्या? 2 लिखेंगे। यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, दोनों में कॉमन है, तो इसको भी लिख लेंगे 2। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो क्या लिख देंगे? 3। जो पाठ दोनों में, जो संख्या दोनों में यदि उभयनिष्ठ होगा, बस उसी संख्या को हमें लेना है और अन्य संख्याओं को हमें छोड़ देना है। तो देखा हमने कि 2 दूना 4, 4 तेई 12, कितना आ गया मेरा? 12। यानी 36 एवं 60 का
मस हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। कितना है भाई, 12 आया। तो यह कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। तो पहले पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर समझते हैं। 36 है, 36 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 दूना 4 दूना 4 तें 12, 12 तें 36। फिर 60 का उसी प्रकार किया। फिर उसके बाद देखा कि कौन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, और 3 इसमें और इसमें मिला, सबको लिख लिया। और हमारा के आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। यह कौन सा मेथड था, गुणनखंड विधि। नेक्स्ट है आपका दूसरा विधि है गुणन भाग विधि। कौन सा, भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने लिया है 36 एवं क्या लिया था, 60 लिया था। भाग विधि में यह ध्यान रखना कि अब भाग विधि में देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, 36 बड़ा है अथवा 60। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 36 छोटा है और 60 बड़ा है। तो जो छोटा होगा वह 60 में भाग लगाएगा, जो छोटा होगा उससे हम बड़े में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ देंगे हम 36, ये कितना हो जाएगा 60, भाग ऐसे करेंगे। तो 36 से कहीं 36 और 36 दूना 72, तो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ज्यादा भाग का नियम नहीं कहता है, बराबर हो जाए चले लेकिन कम हो जाए चले लेकिन ज्यादा न हो। तो एक बार जाएगा, तो 36 से कहीं 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। सेम प्रोसेस वही किया। अब ये हमारा शेष है, तो शेष को हम भाजक बना लेंगे और इस भाजक को क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। 24 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 के 24, 24 दूना 48, ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 24 फिर 12 के 12, 12 दूना 24, ये हमारा आ गया 24, तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो देखा हमने कि सबसे लास्ट में 12 एक ऐसी संख्या है जिससे कि क्या शेषफल आता है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि 36 एवं 60 का मौस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह कौन सा मेथड हो गया, भाग विधि हो गया। यानी भाग विधि से हम मौस निकाला तो पहले देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखा बड़ा ये 60 है तो 36 से इसमें भाग लगा दिया। वही क्रिया धीरे धीरे हमने देखा, तो लास्ट में 12 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। तो 36 एवं 60 का मौसा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यह आपको बात समझ में आ गई। यदि समझ में आए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला है दशमलव संख्याओं का मौस ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का मौस ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमें मौस ज्ञात करना है। तो जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, हमने ले लिया 1.6 एवं 0.32, 0.32। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले दशमलव का यदि आप मौस निकाल रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। भूलेंगे तो यहां आपका आ जाएगा 16 और यहां पे आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। इतना तो आ ही जाएगा। अब 16 और 32 का मौसा निकाल लेंगे, मौसा आ जाएगा। तो मौसा आप दो मेथड आपके पास है, एक गुणनखंड से, एक कौन सा से है, भाग से। तो भाग विधि से अपना लीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 32 भागे कितना लगा देंगे 16,
16 के 16, 16 दूना 32 आ जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने देखा कि 16 और 32 का मसा कितना आया, 16 आया। 16 और 32 का मसा कितना आया, 16 आया। अब देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पर लगा है। इसमें 1 अंक पर लगा है, इसमें कितने अंक पर लगा है, 2 अंक पर लगा है। तो जो सबसे ज्यादा अंक पर लगा होगा वही मस में भी लगेगा। तो यहां पे दशमलव कितने अंक में लगाना पड़ेगा, 2 अंक पर। यदि लस वाली बात रहता तो कितने पर लगता, सबसे न्यूनतम वाला पर यानी 1 अंक पर। लेकिन मस वाले में सबसे अधिकतम वाला लगता है कितने पर, 2 पर। तो दाहिने से लगाएंगे 1 2, यानी यहां पर हो जाएगा, यानी 1.6 एवं 0.32 का मस आ जाएगा कितना, 0.16। हमें उम्मीद है कि यह दशमलव संख्याओं का मसा आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भिन्नों का लसा ज्ञात करना। भिन्नों का लस ज्ञात करना। भिन्नों का क्या करना है, लस ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कोई एक ऐसा भिन्न है 3/4, 3/4 एवं 2/5 है। इन दोनों का क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो ध्यान रखें, लसा का फार्मूला होता है, यानी भिन्नों का लसा बराबर होता है, भिन्नों का लस बराबर होता है, यहां लसा है ना तो समझिएगा ऊपर लस रहेगा, तो यानी हो जाएगा अंश का लस बटे हर का मस। हर का क्या हो जाएगा, मस। यहां पे लस रहेगा तो समझिएगा ऊपर भी क्या रहेगा, लस रहेगा। यदि यहां पे मस रहेगा तो समझिएगा ऊपर क्या रहेगा, मस रहेगा। तो देखते हैं, अंश का लस है तो अंश का लस कितना है, 3 और 2, 3 2 का लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे हर का मस 4 और 5 का मस क्या हो जाएगा। अब 4 और 5 में कोई एक ऐसा संख्या है जो कॉमन हो, कोई संख्या नहीं है। तो जहां पे दो संख्याओं में यदि मस में कोई पार्ट कॉमन नहीं होता है, कोई संख्या कॉमन ना होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक कॉमन होता है। क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो यानी भिन्नों का लस कितना आ गया, 6/1 आ गया। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत, भिन्नों का लस बराबर अंश का लस बटे हर का मस। इसका 3 और 2 का लस निकाला तो कितना है, 6 आया, और हर का मस निकाला तो 4 और 5 में कोई उभयनिष्ठ नहीं, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आपको यह बात हमें उम्मीद है कि समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं। अब देखना है भिन्नों का मस। भिन्नों का मस निकालना है, तो भिन्नों का मस निकालने के लिए इसका भी फार्मूला होता है, भिन्नों का मस बराबर होता है, लिखेंगे भिन्नों का मस बराबर लिखेंगे हम अंश का मस बटे हर का लस। हमने कहा था कि यदि यहाँ पे मस रहेगा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मस ऊपर लिखेंगे। यदि यहाँ पे लस रहेगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, लस लिखेंगे। फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक, जैसे मान लिया जाए कोई हम एक संख्या लेते हैं, ठीक, लेने मान लेते हैं 4/5 ले लिया और 2/3 ले लिया। जैसे में हम लिखें, जैसे 4/5 और 2/3, तो यहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश का मस। तो 4 और 2 में कोई एक ऐसी संख्या कॉमन है, 4 और 2 में, हाँ 2 है। क्या है, 2 है, तो 2 होगा, बटा 5 और 3 का लॉस निकालना है, तो 5 3 15, 5 3
15 हो जाएगा। यानी कि 4/5 और 2/3 का यानी म से क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम एक फार्मूला। आप जानते होंगे, दो संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ सॉरी। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। मान लिया जाए, पहली संख्या मान लिया जाए, पहली संख्या मान लिया जाए, हमने माना कि 4 है। दूसरी संख्या माना 16 है। क्या है, 16 है। मान लिया जाए कि हमारा लस या मस कितना है, 4 है। तो पूछेगा लस कितना होगा, तो आप इसी फार्मूला से निकालेंगे। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले का कब प्रयोग किया जाता है, इस फार्मूले का प्रयोग जब यदि 3 भाग दिया रहे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहे, या लस या मस में से एक दिया रहे, यानी इस 4 में से 3 दिया रहेगा तो चौथे का मान निकाला जा सकता है। तो रखेंगे, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 16 बराबर लस गुणे एचसीएफ कितना है, 4 है। अब इस 4 यानी एलसीएम की वैल्यू निकालने के लिए 4 को हम इधर क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 16 बटा कितना, 4 बराबर एलसीएम। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 16 बराबर एलसीएम। यह हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा, यानी 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह आपका फार्मूले पर आधारित सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।